Hello and welcome back to ASM classes. This is Adil Saif, and in this video we are going to discuss the Jammu and Kashmir Organization Act, and this is our lecture number 4th in this topic. So far हमने यहाँ पे 3 lectures कंप्लीट किए हैं। इन 3 लेक्चर्स में अगर आपने ऑलरेडी देखे होंगे वो हमने डिस्कस किया था अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हाउ द आर्टिकल 370 एंड 35A was inserted in the Indian Constitution, why Maharaja Hari Singh accepted the instrument of accession, and thereafter जो timeline थी proper, how the Reorganization Act was introduced, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, कैसे, किसके ज़रिए, पहले किस हाउस में, उसके बाद इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। देन इन द थर्ड एंड लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस डिस्कस किए थे। 23 सेक्शंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, उनकी अच्छे से हमने यहाँ पे उनका एनालिसिस किया था। एंड टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द अदर सेक्शंस एंड द अमेंडमेंट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये लास्ट पार्ट, होपफुली ये लास्ट पार्ट रहने वाला है इस लेक्चर का। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस अपार्ट फ्रॉम दिस JNK सीरीज, जिससे मैंने पहले हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट किया है, उसके बाद इकोनॉमी के 400 MCQs, जियोग्राफी के 300 MCQs, और अभी यहाँ पे स्टैटिक्स की MCQ सीरीज चल रही है। वो भी अगर अभी तक आपने नहीं देखे, गो एंड वॉच दोज वीडियोस, दे आर अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल ASM क्लासेस। एंड if you are new to this channel, make sure you will subscribe my channel, share my channel, and you will like the today's video। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने आज आपके लिए क्या रखा है। अभी हम, अगर आपको याद होगा, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेक्शन 30 पार्ट 3rd of our Jammu and Kashmir Organization Act, and in the part 3rd it deals with the representation of legislature। ऑलरेडी ट्रिक के साथ बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है। लास्ट अगर आपको याद होगा 23rd पे हमने वो कंक्लूड किया था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो भी हमने सारे यहाँ पे डिस्कस किए थे। नाउ इन दिस वीडियो इसमें हम क्या करेंगे, बाकी जितने भी आपके पार्ट्स हैं मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। हर कोई पार्ट आपको यहाँ पे रखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है, या हर कोई सेक्शन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सेक्शन 24 याद रखेंगे, इट डील्स विद ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ MLAs, एंड इनको ओथ कौन दिलाता है, इनको ओथ दिलाता है अवर LG हु इज राइट नाउ, अभी हमारे कौन LG है, वी हैव LG, एक सेकंड, वी हैव LG मनोज सिन्हा जी, ठीक है ना, we have LG मनोज सिन्हा जी। देन उसके बाद सेक्शन 25 इट डील्स विद दैट, इट स्टेट्स दैट स्पीकर शैल नॉट वर्क। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से सेक्शंस है दैट डील विद द स्पीकर एंड दैट डील विद द डिप्टी स्पीकर। लास्ट लेक्चर में मैंने इन डिटेल पढ़ाया था विच सेक्शन डील्स विद द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से दो सेक्शंस है, और मुझे ये भी बताओ हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड हु इज द स्पीकर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। सेक्शन 25 डील्स विद द कास्टिंग वोट। ये आप याद रखो कि जो हमारा स्पीकर होता है ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट जनरेशन, सेम इज द केस विद द लोकसभा। अब कास्टिंग वोट क्या होता है, अगर कभी कभार क्या होता है, टाई होता है, ड्यूरिंग दैट टाई जो स्पीकर है ही कैन कास्ट हिज वोट, आइदर ही कैन गो इन द फेवर ऑफ दैट जो भी डिस्कशन चल रहा होगा, और ही कैन गो अगेंस्ट इन फेवर ऑफ दैट बिल। देन सेक्शन 25 में और एक पॉइंट बताया गया है अबाउट द कोरम। कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले या कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, उसको कोरम बोला जाता है। कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ए मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, इसमें जो हमारे मेंबर्स है दे शैल बी 10 मेंबर्स, देयर शैल बी 10 मेंबर्स और 1/10 10 members or 1/10 of the total members of the legislative assembly whichever is greater। या तो मिनिमम 10 होने चाहिए, या 10% जो भी हमारे टोटल मेंबर्स है 90 हुए है उसका 10% वो फिर भी वैसे ही बन जाता है। एंड देन
अब अगर कोरम नहीं होगा उस वक्त क्या करेगा? इफ एट द टाइम ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली देयर इज नो कोरम, it shall be the duty of speaker or a person acting as such either to, या तो वो adjourn करेगा, पढ़ा होगा आपने adjourn क्या है? adjourn करेगा the legislative assembly or suspend the meeting, या वो क्या करेगा? मीटिंग को ही सस्पेंड करेगा। या adjourn मतलब क्या होता है? सिंपली आप याद रखोगे बुलाना, until there is a quorum, चाहे तो प्रॉपर quorum फॉर्म नहीं होता है। एंड देन जो हमारा 26 है, it deals with the section 26 of the third part of Jammu and Kashmir Organization Act deals with the vacation of seats। अब सीकिस ये जो हमारी सीट्स है, कब इनकी ये वैकेशन होगी? नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ बोथ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो पार्लियामेंट का मेंबर है और अगर वो एट द सेम टाइम वो दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट हो गया, उसको क्या होगा? उसको क्या करना पड़ेगा? एक हाउस उसको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। वही यहाँ पे बात बताई जा रही है, ठीक है ना, ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड इफ द पर्सन इज चूजन एज ए मेंबर ऑफ बोथ parliament and of such assembly, then at the expiration of such period as may be specified in the rules made by the president, क्या लिखा गया है? that the person's seat in the parliament shall become vacant, अगर वो दोनों के लिए क्या होगा? यहाँ पे अपॉइंट होगा। लेट सपोज कोई यहाँ पे ए पर्सन है, ही इज अपॉइंटेड फॉर बोथ द सीट्स ऑफ राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए भी अपॉइंट हो गया और वो स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए भी ऐसा इलेक्ट हो गया। अगर उसने डिसाइड नहीं किया, टाइम प्रॉपर टाइम दिया जाता है, अगर उसने डिसाइड नहीं किया कि मुझे कौन सी यहाँ पे मैं किस सीट के लिए जाऊंगा, उसकी जो राज्यसभा सीट होगी दैट विल बी डीम्ड टू एग्जिस्ट, वो खत्म हो जाएगी, वो वैकेंट हो जाएगी, अनलेस ही हैज़ प्रीवियसली रिजाइंड हिज सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। या उसको क्या करना होगा? जो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट ने रूल्स बनाए होंगे या टाइम पीरियड बनाया होगा, उससे पहले उसको रिजाइन करना होगा फ्रॉम द सीट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर इसने नहीं किया, उसकी सीट पार्लियामेंट की सीट वो खत्म हो जाएगी। देन वी हैव सेक्शन 27 एंड देन वी हैव सेक्शन 28। अब देखिए सेक्शन 27 एंड 28 दोनों आपस में रिलेटेड है, आप याद रखेंगे। इट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। अब यहाँ पे इन जनरल डिस्क्वालिफिकेशन बताया गया है। सेक्शन 27 में डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर्स, कौन से मेंबर्स? लेजिस्लेटिव असेंबली। कब? इफ दे होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर उनका एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा देन दैट टाइम उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। एलडीज डिसीजन इन अकॉर्डेंस विद द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन 28 क्या बता रहा है? 28 डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आप मुझे बताओगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल हमारा ये कौन सा है? 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन लॉ इट इज मेंशन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मगर मुझे ये बताओगे इंडियन शेड्यूल के किस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एंटी डिफेक्शन लॉ की जिक्र की गई है? अब सवाल यहाँ पे ये है कि व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। चलो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया कि अगर उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया होगा अपार्ट फ्रॉम हिज ओन, जो उसकी जॉब होगी, जो उसकी जो ही लाइक विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द सर्विसेज। अब एंटी डिफेक्शन क्या होता है? देखिए जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ होता है ये एक prevents the elected persons from switching political parties from personal gains। क्या बताया मैंने? ये जो हमारे MLAs होते हैं या MPs होते हैं उनको वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम ज्वाइनिंग वेरियस या फ्रॉम स्विचिंग द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर पर्सनल गेन। अब स्विचिंग का मतलब क्या होता है? जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ी है या केस के लिए सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर होंगे, कर रहे होंगे, आपने एक जो फ्रेज है बार बार आपने सुना होगा, आया राम गया राम। लाइक मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपने ये आया राम गया राम के बारे में सुना होगा। एंड दिस आया राम गया राम इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉ। इससे मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। देखिए कुछ सोर्सेज से ये पता चलता है कि 1967 में हरियाणा में इलेक्शंस होते हैं। कब इलेक्शंस होते हैं? 1967 में। अब यहाँ पे एक एमएलए होता है हरियाणा के, इसका मतलब एमएलए होगा। एक एमएलए था, उसका नाम गया लाल था। क्या नाम था इसका? गया लाल।
अब गयालाल जब इसने जीता, ही वॉन फ्रॉम द कांग्रेस सीट। कहाँ से जीता इसने? ये कांग्रेस का मेंबर था, इसने कांग्रेस की सीट से यहाँ पे जीता। लेकिन विद इन 15 डेज ही चेंज्ड हिज पार्टी 3 टाइम्स। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। पहले किस पार्टी का था ये? पहले कांग्रेस का था, उसके बाद जनता पार्टी ज्वाइन की। पहले कांग्रेस का था, एक सेकंड ठहरिए, देन उसके बाद एक सेकंड जनता पार्टी का था। देन उसके बाद क्या किया? उसके बाद यहाँ पे जनता, कांग्रेस का मेंबर था ये, इसने जनता पार्टी ज्वाइन की। लेकिन जब इसने जनता पार्टी ज्वाइन की, फिर से ये वापस कहाँ आ गया? फिर से ये कांग्रेस आ गया एंड देन अगेन बैक जनता पार्टी। पहले कांग्रेस का था, उसके बाद जनता पार्टी, देन कांग्रेस वापस, फिर से जनता पार्टी वापस। बार बार ये क्या, ये देख रहा था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मुझे यहाँ पे सपोर्ट करेगी। और फिर लोगों ने इसको क्या बोला, जब ये पार्टी स्विच कर रहा था, एक दिन एक पार्टी में जाता था, दूसरे दिन दूसरी पार्टी में जाता था, तो लोगों ने इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया? आया राम एंड गया राम। ठीक है ना? दैट इज हाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वर्क्स। अब ये इस चीज को रोकता है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अभी इसको पीपल सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उस पार्टी से इलेक्शन जीता, लेकिन आप क्या कर रहे हो? फॉर द पर्सनल गेन। आप इलेक्शन के बाद लोगों ने लेट अस सपोज यहाँ पे एनसी है, लोग आपको वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यू आर फ्रॉम द एनसी और यू आर फ्रॉम द पीडीपी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये इलेक्शन जीतने के बाद आपने पार्टी ही चेंज की, लोगों का क्या होगा? उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ को रोकने के लिए हमने क्या लाया? हमने नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या लाया? एंटी डिफेक्शन लाया। ये याद रखेंगे, इट इज़ मेंशन्ड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जो हमारा यहाँ पे इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, पावर्स प्रिविलेजेस, ये भी हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो आपका यहाँ पे याद रखेंगे, वी हैव दिस, सारे आप सेक्शन मैंने लिख के रखे। इफ़ यू वांट टू राइट डाउन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बाकी मैं जो इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अब देखिए सेक्शन 20 जो हमारा यहाँ पे सेक्शन 32 ना 23, होल्ड अ सेकंड, सेक्शन 32, पावर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। पढ़ा होगा आपने, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यहाँ पे स्टेट के हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर्स है, दे कैन मेक द लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक है ना? ये हमारा तो आर्टिकल 32। देन उसके बाद होल्ड अ सेकंड, देर आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद वी हैव सेक्शन 34 रेस्ट्रिक्ट्स द लॉज पासड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन मैटर्स। इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। देन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड नॉट लॉज मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर इसमें कभी कभार टसल हो जाती है या कभी कभार इनके बीच में क्या डिस्प्यूट हो जाता है, तो जो पार्लियामेंट लॉज है दे ऑलवेज प्रिवेल। देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमारा ये है, एक सेकंड ठहरिए, वी हैव दिस, होल्ड अ सेकंड, हाँ, यहाँ पे हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन नंबर 36। अब सेक्शन नंबर 36 देखिए, आपने बिल्स के बारे में पढ़ा होगा। वी हैव फाइनेंशियल बिल्स, वी हैव मनी बिल्स एंड वी हैव अदर बिल्स। याद रखोगे इंडिया में नहीं, पार्लियामेंट में भी जो हमारी मनी बिल्स होती है ये हमेशा इंट्रोड्यूस होती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। दैट मीन्स इन आवर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे ये बता रहा, सेक्शन 36 है, इट डील्स विद द मनी बिल इंट्रोडक्शन। जो आपकी मनी बिल प्रेजेंट होगी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट विल बी प्रेजेंटेड इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ जो हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया पार्लियामेंट में भी जो हमारी बिल्स होती है, स्पेशली जो मनी बिल्स होती है, दीज आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के अंडर? अंडर आर्टिकल 10। पढ़ा होगा आपने ये, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पता होगी। अंडर द आर्टिकल 110 मनी बिल्स आर introduced in our parliament, in our Lok Sabha on the recommendations of
जो हमारा प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे और एक आर्टिकल होता है हमारे साथ, इसी के साथ एक छोटा सा आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 111। अब आर्टिकल 111 यहाँ पे क्या बता रहा है? आर्टिकल 111 हमें ये बताता है कि अगर कभी या जब भी पार्लियामेंट यहाँ पे बिल पास करे, बोथ द हाउसेस कैन present the bills, both the houses pass the bill, that bill goes to the president for the assent। then उसके बाद president क्या करता है? president के पास 3 powers है, either he will give his assent, या तो वो assent देगा जो हमने यहाँ पे लिखा है, या तो वो withhold करेगा अपना assent, ठीक है ना। एसेंट मतलब उसने एसेंट दिया, लॉ बन गए। विद होल्ड करेगा, यहाँ पे विटो यूज करेगा, वो लॉ को नहीं बनने देगा। देन थर्ड, ही विल रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ये तो हमने आफ्टर पासिंग द बिल, हाँ ये तो हमने ऑलरेडी लिखा है, छोड़िए। अब ये देखिए आर्टिकल 111 में ये बताया जा रहा है कि जब पार्लियामेंट कोई भी बिल पास करता है उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट हैव द पावर्स, ही कैन गिव असेंट, ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न द बिल फॉर द रिकमेंडेशंस। आप एक बार फिर से इसको देखिए क्या ये सारे प्रोविजन सही है क्या नहीं है। देन आफ्टर अगर उसके फिर से ये पास हो गई, प्रेसिडेंट इज डीम्ड टू गिव द असेंट। और वहाँ पे याद रखो कि हमारे पास एक ऐसी बिल होगी जहाँ पे प्रेसिडेंट ना ही विदहोल्ड कर सकता है ना ही उस बिल को रिटर्न कर सकता है, दैट इज दिस मनी बिल। मनी बिल एक ऐसी बिल होती है जहां पे प्रेसिडेंट ना ही वो बिल को विदहोल्ड कर सकता है ना ही वो बिल को यहां पे क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। मेन रीजन इसका ये है कि जो मनी बिल होती है ये इंट्रोड्यूस होती है ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। आया सेक्शन 20 ये 30 के समझ। सेक्शन 30 के हमारे दिस जो JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है एंड आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन का। देन 38 लैप्सिंग के बिल के बारे में, 37 लैप्सिंग ऑफ बिल्स के बारे का बिल हमारी लैप्स हो जाती है। एंड देन सेक्शन 30 इंपॉर्टेंट है ये वाला है 38 असेंट टू बिल गिवन बाय द LG आफ्टर पासिंग फ्रॉम लोकसभा। वही मैंने बताया, या तो ये क्या करेगा, या तो यहाँ पे ये एक्सेंट करेगा या तो यहाँ पे विदहोल्ड करेगा और रिटर्न एक्सेप्ट द मनी बिल, द बिल रिजर्व द बिल फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये क्या करेगा, चौथा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये प्रेसिडेंट के पास वो 3 होते लेकिन LG क्या करेगा, ही कैन रिजर्व द बिल फॉर द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 39 president can either give his assent, withhold his assent or he can return the bill for the recommendation। समझ आया? हमने बताया यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 36 है इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे। सेक्शन 38 याद रखेंगे एंड सेक्शन 39 इट डील्स विद द बिल्स, जो हमारी बिल्स होती है उनके साथ ही डील करता है। एंड देन जो आप और एक सेक्शन याद रखेंगे दैट इज वो हमारा यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब मुझे बताओ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और किस नाम से जानते हैं हम? यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये लिख के रखा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट डील्स विद द बजट। अब हमारा कौन सा सेशन है? हमारा यहाँ पे सेशन है 41। और पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के तहत जो हमारे एनुअल फाइनेंशियल या बजट पेश होता है, दैट इज, ये एक बार चेक करिए ना, ठीक है ना, आर्टिकल 100, हाँ यही है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 डिफाइन्स द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बजट प्रॉपर वे में, लाइक इकॉनमी में मैंने ये पढ़ाया है थोड़ा सा बजट क्या होता है, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे, ये सेक्शंस आप याद रखेंगे। देन उसके बाद वी हैव वन मोर सेक्शन, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये 42 ऐसे ही आप याद रखेंगे। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स, वोट ऑन अकाउंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहते हो यू कैन राइट डाउन दोज थिंग्स। देन हाँ ये यहाँ पे ये याद रखेंगे सेक्शन 47, जो हमारा सेक्शन 47 है, इट डील्स विद द लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड कहाँ पे, हमारी असेंबली में या हमारे जो हमारा यहाँ पे JNK UT है वहाँ पे। अब यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है मे अडॉप्ट 1 or more ऑफिशियल लैंग्वेजेस और जम्मू एंड कश्मीर UT। अब मैं आपको एक कोड बताऊंगा, ठीक है ना, वो कोड आप याद रखेंगे। 5 लैंग्वेजेस है, HUKEND,
हम कभी बोलते हैं सर्दियों में गया हकड़, सुना ठीक, उसका मतलब पता होता है क्या होता है। जब सर्दी बहुत ज़्यादा होती है बोला कि हकड़ गई, सुना ठीक। हकड़ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एच फॉर हमारा हिंदी होता है, यू फॉर हमारा उर्दू होता है, के फॉर हमारा कश्मीरी होता है, ई फॉर इंग्लिश एंड डी फॉर डोगरी। ऐसे मैंने इसको याद रखा है। यू कैन आल्सो लाइक रिमेंबर दिस। हमने जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जम्मू एंड कश्मीर की, वो ये हकड़ 5 आप याद रखेंगे। सर्दियों में हकड़ हो जाती है अगर ज़्यादा यहाँ पे फ्रीज, जिसको हम फ्रीज होना बोलते हैं, ठीक है ना, दैट इज लाइक ऐसे आप इनको 5 को याद रख सकते। देन सेक्शन 48 लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड फॉर एक्ट्स आर, कौन सी आप लैंग्वेज यूज करोगे, फॉर एक्ट्स आर द बिलोज। ये आप ऑप्शनल लैंग्वेज के लिए आर्टिकल 47 आप यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है ना। देन वी हैव उसके बाद आर्टिकल 50 ऑर्डिनेंस। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज वी हैव ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है ना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन। जब लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी सेशन में नहीं है उस वक्त ये क्या कर सकता है, ये ऑर्डिनेंस लॉ, इसको बोला जाता है लॉ मेकिंग पावर। अगर आप देखोगे जो हमारा यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में आर्टिकल 123 डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। टेम्पररी लॉज होते हैं और उसके बाद जब लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से मीट हो जाती है विद इन 6 वीक्स, इसको क्या करना पड़ता है, आइदर दे हैव टू लाइक गिव द, वो क्या कर सकते हैं, वो उस बिल को पास कर सकते हैं, लॉ को पास सकते हैं, या वो उस क्या कर सकते हैं, उसको वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। और याद रखोगे ऑर्डिनेंस का पास नहीं होती है जब हमारा यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ही नहीं हो, जब ये स्पेशली डिसॉल्व हो गया हो। अब जो हमारा ऑर्डिनेंस 2019 था, पढ़ा आपने, जिससे हमारे आर्टिकल 35 आर्टिकल, एक सेकंड ठहरिए, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 आर्टिकल 350A यहाँ पे अबॉलिश किए गए थे। उस वक्त भी यहाँ पे क्या हुआ था, ऑर्डिनेंस पास किया गया था। देन उसके बाद ये हो गया हमारा 52 इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। 53 स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स consisting of not more than 10% of the total members of legislative assembly। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, सारी मिनिस्टर्स की नहीं, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम काउंसिल ऑफ, और इनकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 10% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन जो हमारा सेक्शन 54 है, ये डील्स विद, ये क्या होता है, सीएम जो हमारा चीफ मिनिस्टर है शैल बी अपॉइंटेड बाय जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो सीएम है, सीएम किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ही विल बी अपॉइंटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको यहाँ पे अपॉइंट करेगा। देन वी हैव सेक्शन 55, इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये सेक्शन 56 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर as respect to furnish information to the lieutenant, जहाँ पे वो जो चीफ मिनिस्टर है he can like give pass the information to the lieutenant governor on the functioning of the legislative assembly। and most important section जो आप ये भी आप याद रखोगे, हमने यहाँ पे ये बताया था, अगर आप देखोगे बिफोर 2019 जम्मू एंड कश्मीर बाइकैमरल यहाँ पे स्टेट थी, वी हैव आवर ओन लेजिस्लेटिव काउंसिल और हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली थी। लेकिन जो हमारा सेक्शन 57 है, इट डील्स विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल और एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, किसके साथ, इट डील्स विद द abolition of the legislative council of the state of Jammu and Kashmir। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे ही आप क्या करोगे, मार्क करके रखोगे। अगर आपको मेरी बात का आप सर ऐसे ही फेंक रहे हैं, ठीक है ना, एक बार क्या करो, जो आपका JKPSI का पेपर आया है उसको उठाकर देखो, और ये देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ डायरेक्टली, यही सारे वहाँ पे जो उस वक्त आई गेस वो JKPSI के पेपर है, बच्चे बता रहे थे कि वो JKPSI का नहीं, वो
वो यहाँ पे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पेपर था, वो मैक्सिमम, और यहाँ पे डायरेक्टली सेक्शंस पूछे गए थे, इसीलिए इनको आप एज इट इज यहाँ पे याद करोगे, ठीक है ना। देन उसके बाद ये हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा जो राजा वाला है वो यहाँ पे हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। थर्ड सेशन यहाँ पे कंप्लीट, थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वी हैव पार्ट फोर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। अब पार्ट फोर्थ किसके साथ, मैंने आपको अगर याद होगा मैंने आपको बताया था इन द सेकंड लेक्चर, देयर आर 3 डिफरेंट पार्ट्स दैट कंटेन ओनली वन सेक्शन 9-11। आपने 4 बार 9-11 को कॉल की है, बताया था मैंने बार बार। अब 4 बार क्यों, पार्ट 4 में भी एक ही सेक्शन है, पार्ट 9 में भी एक ही सेक्शन है, और पार्ट 11 में भी एक ही सेक्शन है। अब जो पार्ट 4 है यहाँ पे जो सेक्शन इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे, जो सेक्शन है दैट इज सेक्शन 58, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। किसको यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। किसको, एक सेकंड ठहरिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। कौन से, वो क्या करेगा, ही विल एडमिनिस्टर, किसको एडमिनिस्टर करेगा, ही विल एडमिनिस्टर द यूटी ऑफ लद्दाख को यहाँ पे वो एडमिनिस्टर करेगा। लेकिन एडमिनिस्टर कैसे होगा, एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 239, जो मैंने आपको चंडीगढ़ का मॉडल बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखिए, अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था उस वक़्त हमारे जी.सी. मुर्मू साहब जो थे वो यहाँ पे अपॉइंट हुए थे एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। मुर्मू के बाद 2020 में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अपॉइंट हुए एज SINHA अपॉइंट हुए एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी, एंड टिल डेट ही इज सर्विंग एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कितने, 2। लेकिन अगर आप देखोगे ना, लद्दाख का कुछ यूनिक ही केस है, वो कुछ अलग ही दुनिया में जी रहे। उनके अभी तक 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। एंड रिसेंटली अगर आपको याद होगा मार्च 13, ये आप याद रखोगे, मार्च 13, इसका मतलब मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले नियर अराउंड 3 महीने पहले इनका जो 4th लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट हुआ है। अपडेटेड है ये आप लिख के रखेंगे। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही इज LG सिन्हा। एंड हु इज द करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू ये लद्दाख, ही इज विनय कुमार VINAI, विनय कुमार सिन्हा, VK सिन्हा मैंने शॉर्ट में लिखा। अब सवाल यहाँ पे ये है, अब अगर ये आएगा हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, वो तो मैंने आपको बताया, जी.सी. मुर्मू साहब। अब अगर ये बताया जाएगा जो यहाँ पे हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का था वो कौन था, पहला मैं आपको बताऊंगा, जो उसके बीच के 2 है, ये 4th है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे वो 2 कौन थे। पहला था हमारा RK माथुर, सुना होगा आपने, राधा कृष्णा माथुर, ये आप याद रखोगे। राधा कृष्ण माथुर वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटी ऑफ जम्मू, यूटी ऑफ लद्दाख। लेकिन उसके बाद और 2 आए, और फिर नया जो हमारे पास है दैट इज विनय कुमार। बाकी जो 2 है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे वो 2 कौन है। उसके बाद वी हैव दिस पार्ट 5 डील्स विद, ये किसके साथ डील करता है, ये डील्स विद द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जो मैंने आपको बताया था अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो चेंज किया गया, राजौरी अब अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, बनिहाल का ये अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्ट है, ठीक है ना। डिलिमिटेशन यहाँ पे की गई, इनको जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इनको रिऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया एट इट डील्स विद द सेक्शंस फ्रॉम 59 से लेकर 64 तक। डेफिनेशन जी आप याद रखोगे, नहीं याद रखोगे देन वी हैव सेक्शन 6, नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम, इट आल्सो डील्स विद, ये किसके साथ डील करता है, जो हमारी असेंबली की सीट्स होंगी दे विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 107 से लेकर 114। देन उसके बाद ये भी आपके याद इंपॉर्टेंट सेक्शन 61, पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन टू मेंटेन डिलिमिटेशन ऑर्डर्स अप टू डेट, क्योंकि
नई पॉपुलेशन होता है, नए स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स को रिऑर्गेनाइज किया जाता है, एंड जो इलेक्शन कमीशन है इट हैज़ टू रिमेन द ये अप टू डेट यहाँ पे इसको रहना होगा। देन अब रीएडजस्टमेंट कैसे करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ 2011 सेंसस, या उससे बाद जो होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे क्या करोगे? रीएडजस्टमेंट करोगे। देन सेक्शन 63 नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेक्शन 64 नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखोगे। आगे मैंने अमेंडमेंट लाया है, उस वक्त मैं आपको ये पूरा बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखेंगे जो हमारा पार्ट 6 है, इट डील्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट। इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आप याद रखोगे, ये डील्स विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। 65 आप याद रखोगे, शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर्स शैल बी एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख। देन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर 1898 shall be applicable to the UT of Ladakh and UT of Jammu and Kashmir। इतना इसने याद रखो कि सेक्शन 7 deals with the miscellaneous and transaction powers। अब miscellaneous and transaction powers यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है ये आप याद रखेंगे। it deals with the sections 67 to 74। 67 ये तीन आप इंपॉर्टेंट याद रखोगे, इनमें भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये किसके साथ डील करता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। पढ़ा होगा आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, ये हमारा यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, वहाँ पे यूनियन या पार्लियामेंट का अपना कंसोलिडेटेड फंड होता है। अब पार्लियामेंट का जो आर्टिकल है दैट इज 266 सब क्लास 1, इसका जो हमारा पब्लिक अकाउंट्स है इसका आर्टिकल 266 सब क्लास 2, और जो हमारा कंटिजेंसी फंड है ये डील्स विद आर्टिकल 267। 3 आर्टिकल्स आपके फिर से रिपीट हो गए। आज मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पार्लियामेंट के आपके यहाँ पे रिपीट कराए। अब देखो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? जितना भी गवर्नमेंट का मनी है, चाहे वो टैक्स के सोर्स से आता है या चाहे वो नॉन टैक्स के सोर्स से आता है, जितना भी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो सारा एक फंड में जाती है। दैट फंड इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एंड इसका आर्टिकल सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 67, लेकिन पार्लियामेंट में सेक्शन 66। देन पब्लिक अकाउंट्स। अब देखो पब्लिक क्या लिखा है यहाँ पे? पैसा। गवर्नमेंट के पास तो पैसा है, इन्होंने एक अकाउंट बनाया है, उस अकाउंट में पैसा, लेकिन पैसा किसका है? पब्लिक का है। दैट इज वाई पब्लिक अकाउंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मनी क्रेडिटेड टू इट। अब इसमें कौन सा पैसा होगा जो आपको याद होगा? वी हैव दिस एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड जो होता है, EPF आपने नाम सुना होगा, वो इसमें हमारा आ जाता है। एंड देन सेक्शन 69 कंटिजेंसी फंड ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। किसके बारे में? कंटिजेंसी फंड में कौन सा पैसा होता है? ये होता है हमारा इमरजेंसी। खुदा ना करे अगर कभी कभार क्या हो जाती है, इमरजेंसी हो जाती है, उस वक्त गवर्नमेंट यहाँ से तुरंत पैसे निकाल सकती है। जैसे अभी आसाम में फ्लड्स चल रहे हैं, इफ़ यू कैन कंट्रीब्यूट, आप वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे फ्लड्स आए हैं, उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट क्या करती है, हर स्टेट का अपना अपना यहाँ पे कंटिजेंसी फंड होता है। ये हो गए हमारे 67, 68 एंड 69। देन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और दिस कंटिजेंसी फंड ये फिर से यूनिटरी ऑफ, ये फिर से हमारा सेक्शन रिपीट हो गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देन ऑडिट रिपोर्ट्स अगर याद रखोगे ठीक नहीं। देन वी हैव दिस यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना? किस पार्ट में? पार्ट 8। अब कौन से सेक्शन? सेक्शन 75 से लेकर 78, ये आप याद रखोगे। सेक्शन 75 देयर शैल बी ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर बोथ द लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाई कोर्ट बना था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1928। और पूरे अगर हम इंडिया की बात करेंगे, जो पहला हाई कोर्ट बना था दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1862। कहाँ पे? बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में, ठीक है ना? ये हाई कोर्ट जो पहले हाई कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। उसके बाद जो अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, ये कब हमारा हाई कोर्ट बना? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, कब ये एस्टैब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1928। और कौन सा सेक्शन डील करता है? 75। ये बता रहा है कि जो हाई कोर्ट होगा इट विल बी कॉमन फॉर बोथ द यूटीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए, ठीक है ना? देन वी हैव स्पेशल बार काउंसिल, नॉट इंपॉर्टेंट, ये वाला आप याद रखोगे। वी हैव दिस
एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये आप याद, ये हमारा यहाँ पे पार्ट 9 आएगा। एक मिनट, मैंने पार्ट यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ मैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पार्ट 9 IX, ठीक है ना। जो हमारा पार्ट 9 है ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। इट डील्स विद द एडवोकेट, जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, एक ही सेक्शन है, सेक्शन 79, एडवोकेट जनरल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इसको कौन अपॉइंट करेगा, LG। जैसे वहाँ पे हमारा अटॉर्नी जनरल होता है, अब अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल को यहाँ पे जो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो अपॉइंट करता है, और एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करता है, इट इज अपॉइंटेड बाय द LG। क्वालिफिकेशन सेम एज जज। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या हमारा अभी कोई अटॉर्नी जनरल है, अगर है तो उसका मुझे नाम बताओ, उसका अगर नहीं है तो आप बता सकते हैं कि कोई नहीं है, ठीक है ना, मुझे अभी उसका नाम बताए। देन वी हैव सेक्शन जो हमारा पार्ट 10 है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट रिलीजिंग, इसको छोड़ो आप। उसके बाद वी हैव दिस, ये भी ऐसे अप्रोप्रिएशन ऑफ, ये आप ऐसे ही याद रखोगे। देन प्रोविजंस फॉर सर्टन कॉर्पोरेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, इसमें हमारा ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद वी हैव दिस प्रोविजन फॉर सर्विसेज, यहाँ पे आप एक आगे मैंने अमेंडमेंट्स में भी लिखा रखा है, लेकिन यहाँ पे भी आप ये याद रखेंगे। सेक्शन 88, द मेंबर्स ऑफ द कैडर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS IPS and IFS for the existing states of जम्मू एंड कश्मीर on and from appointed day, कब, जब वो अपॉइंट होंगे, shall continue to function on the existing cadres while the, अब जो पहले अपॉइंट जो उस वक्त काम कर रहे थे, लेकिन while the all India और सर्विस ऑफिसर्स पोस्टेड ऑन द J&K Ladakh and UT shall come and will come under AGMUT कैडर। किस कैडर में आएंगे, अगमोट कैडर में। ये क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देन दीज प्रोविजंस दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी आप ऐसे ही याद रखेंगे। उसके बाद वी हैव दिस दिस मिसलिनियस प्रोविजंस पब्लिक, ये याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 39 इट डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बस ये आप याद रखेंगे। देन सेक्शन 94 लास्ट पार्ट और जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, इसमें ये वाला सेक्शन अगर आप याद रखोगे, इन द सेक्शन 15 द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 क्लास फर्स्ट फॉर द वर्ड जम्मू एंड कश्मीर, द वर्ड यूनियन टेरिटरी किससे बदल जाएगी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख शैल बी सबस्टिट्यूटेड, उनके वो नाम यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। बाकी ये सारे एज इट इज आप ऐसे ही याद रखोगे। उसके बाद वी हैव दीज सेक्शंस, ये भी आप ऐसे नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। देन वी हैव दिस, हाँ ये लास्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर का। उसके बाद क्योंकि लेक्चर की लेंथ अभी बढ़ रही है, शॉर्ट ही रखेंगे हम इसको। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, उसमें जो हमारा लास्ट पार्ट होगा, इंपॉर्टेंट पार्ट हो, आगे मैं आपको दिखाऊंगा हम क्या डिस्कस करेंगे। उसमें हम अमेंडमेंट्स को, यहाँ पे छोटा ही टॉपिक लेक्चर रहने वाला है, आप देखेंगे 10-20 मिनट्स का होगा वो, ठीक है ना। अब लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कौन से मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए एंड जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा। पहला, शिफ्ट इन लेजिस्लेटिव, शिफ्ट क्या चेंज क्या हुई यहाँ पे, शिफ्ट इन लेजिस्लेटिव कंट्रोल्स, द लोकल असेंबली कैन नो लॉन्गर पास लॉज रिगार्डिंग द पुलिस और पब्लिक ऑर्डर। ये किसके अंडर आ गए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गए। एबॉलिशन ऑफ ड्यूअल फ्लैग, हमारा अपना फ्लैग था खत्म, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। वी हैव द यूनियन ऑफ इंडिया, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल फ्लैग, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। देन थर्ड, डोमिसाइल एंड लैंड लॉ ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 35, जो परमानेंट स्टेटस जो डेफिनेशन थी वो रिप्लेस की गई बाय द डोमिसाइल, जो हमारे पास पहले परमानेंट रेजिडेंट का स्टेटस होता था ख़त्म किया गया। अब यहाँ पे नाम ही चेंज, आगे मैंने लिख के रखा है डोमिसाइल क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, कौन से नए सिटीजन है दोज हु आर एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन यहाँ पे सिटीजन डोमिसाइल बन सकते हैं। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल रिजर्वेशंस, पहली बार हमारी जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई अलॉन्ग साइड विद द शेड्यूल्ड कास्ट। ऐसे ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, ऐसे ही आप इनको याद है। एंड देन वी हैव दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से मुझे लगता है कि SSB अब ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेगी, दैट इज अमेंडमेंट्स टू द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और अमेंडमेंट्स में हमारे एक नहीं है, अगर आप देखेंगे ये हमारे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, थोड़ा सा ये
ये लेंथी होने वाला है। ये सारा मैं आपको क्या करूँगा, एक एक करके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। टिल देन आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड वंस अगेन सब्सक्राइब माय चैनल, सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर कभी कहीं पे भी लाइक सजेशंस आप जो बोलते हो कि यहाँ पे ये करना चाहिए, वहाँ पे वो करना चाहिए, सजेशंस आर अप्रिशिएटेड। हम आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू।